ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। समय बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी गण यहाँ पर मौजूद हैं और उसी बीच में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में अपने शामिल हुए हैं। सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आज 3 अप्रैल 2022 को पूजा वंदना के लिए यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन लोग मौजूद हैं, जो कि 23 मार्च 2022 को यहाँ पर इसी जगह के लिए पूजा वंदना के लिए रोका गया था। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अपना परिचय देते हुए सर। मैं कमला शंकर भारती, एक्स यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे जगत को, पूरे विश्व को करुणा मैत्री का संदेश देने वाले मानव आज़ादी के प्रणेता महामानव तथागत गौतम बुद्ध की ये प्रथम उपदेश स्थली है, जिसको कभी ऋषि पत्तन कहा जाता था, आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है। आज से 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है धमेक स्तूप, जो एक विरासत के रूप में रही है, जिसको बौद्ध धर्म के विरोधियों ने अपने शासन काल में जमींदोज कर दिया गया था। लेकिन धन्यवाद है, जब ब्रिटिश काल रहा, ब्रिटिश काल में 1906 में भारत के तमाम पुरातत्व विभागों का संरक्षण होने लगा। उसी एक्ट के तहत सारनाथ, कुशीनगर और बुद्ध गया का सर्वे किया गया, क्योंकि इसको खंडहर में तब्दील कर दिए गए थे। पुरातत्व विभाग के वजह से ये जो आज स्वरूप आप देख रहे हैं, भारत सरकार के संरक्षण में ये आपको स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए श्रीलंका के माननीय अनागरिक धम्मपाल ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्होंने इसके पुनरुद्धार में बहुत बड़ा योगदान किया। ये इतना ही नहीं, आपके बगल में आप देख रहे हैं मूल गंध कुटी विहार, जिसकी स्थापना हमारे महान परिनिर्वाण प्राप्त श्रद्धेय अनागरिक धम्मपाल जी के द्वारा किया गया, जिसके अवलोकन हेतु पूरा विश्व यहाँ आता है। आप यह भी जानते हैं कि इस परिक्षेत्र में सारनाथ के विश्व के समस्त बौद्ध जगत के मानने वाले लोगों के अपने अपने विहार बनाए गए हैं, चाहे वो तिब्बत के हों, चाहे वो थाईलैंड के हों, चाहे वो ताइवान के हों, चाहे वो चीन के हों, चाहे वो भूटान के हों। ये समस्त देशों के लोग श्रद्धा के रूप में यहाँ पर अपना अपना बुद्ध विहार बनाए हैं। चूँकि यह एक सार्वजनिक स्थल है, यह सभी धर्मों के लिए यहाँ पर आने का और इसका दृश्यावलोकन करने का, इसके बारे में जानने के लिए पूरी की पूरी छूट है, क्योंकि यह राष्ट्रीय संपत्ति है और राष्ट्रीय धरोहर है पुरातत्व विभाग के माध्यम से। इसी कड़ी में विगत दिनों हमारे कुछ भंते लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ का मतलब सुरक्षाकर्मी थे। उनके साथ कुछ बातें हुई, जो उन लोगों ने रोका। उन्होंने कहा कि यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो उसके पहले शासन को आपको पत्र देना होगा। उस कड़ी में हमारे बुद्ध संघ के लोग और बौद्ध अनुयायियों ने यह पत्र शासन को संज्ञान में लाया कि हम 3 अप्रैल को वहाँ पर अपना जो है धम्म पाठ करेंगे, वंदना करेंगे, त्रिशरण करेंगे, पंचशील करेंगे, महामंगल गट्ठगाथा करेंगे। उसी कड़ी में ये आज कार्यक्रम था। जब यह संदेश लोगों में पहुंचा तो इस जनपद के अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से बुद्ध के प्रति आस्था रखने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने आज स्वयं के संसाधनों से यहाँ पर निर्धारित समय पर पहुँचे हैं और आपके सामने श्रद्धेय भिक्षुगणों ने यहाँ पर वंदना और अपना पूजा पाठ किए हैं। कि भारतवर्ष में पहली बार, बहुत से लोग कहते हैं भारतवर्ष में पहली बार सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने, भारत के किसी प्रदेश में वह व्यवस्था नहीं थी जो इस उत्तर प्रदेश में अपने 7 से 12 की सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान बनाया, उसका अलग से मंत्रालय बनाया। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने इस पुरानी विरासत को बरकरार रखने के लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाया। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया। बाबा साहेब मान्यवर
कांसीराम स्मृति उपवन बनाया, इको गार्डन बनाया, इतना काम किया कि जिनकी अगर लिखा जाए तो किताब हो सकती है। तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने, जो इस देश में पिछाड़े गए लोग थे, जो भुलाए गए लोग थे, जिनका इतिहास दबाया गया था अपने शासनकाल में, उनके महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान के दिया और साथ साथ सर्व समाज को मान सम्मान और आदर सम्मान दिया। लेकिन दुख की बात है, इस देश में झूठ, फरेब और लालच में समाज को गुमराह करके जो भारत की मीडिया है और भारत के इस देश में दो पार्टी है, एक बहुजन समाज पार्टी है, एक कांग्रेस एंड अदर्स पार्टी है। तो आप सोचेंगे ये कैसी बात किया आपने। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी सबकी जननी है और 1885 में कांग्रेस बनती है और यही कांग्रेस 1925 में आरएसएस की स्थापना करती है। यही कांग्रेस से निकलकर स्वतंत्र भारत में जब 1951-52 का चुनाव होता है तो इसी कांग्रेस पार्टी से निकलकर दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं। इसी कांग्रेस से निकलकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। इसी कांग्रेस से निकलकर आचार्य नरेंद्र देव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। कालांतर में इसी कांग्रेस से निकलकर 1964 में चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल की स्थापना करते हैं। तो वही सोशलिस्ट पार्टी जिसका हिंदी है समाजवादी पार्टी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये सभी कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनसे को लोग कहते नहीं चोर चोर मौसेरे भाई हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी की जो शाखा है, आज जो बहुजन समाज पार्टी में है, ये बाबा साहब अम्बेडकर, यूँ कहा जाए तथागत बुद्ध से लेके संत रविदास से लेके और महात्मा ज्योतिराव फूले के आंदोलन को आगे बढ़ाने की कड़ी में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत की धरती पर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी महासभा बनाया। और ये जो सभा बनाया और जो इस देश में चुनाव हुए 1937 में, उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह हाथी था। जब भी ये उनकी पार्टी बनी, उनकी संस्थाएं बनी, उस हाथी को महाराष्ट्र के बाबा साहब के वंशजों ने तो मार डाला था, उसकी रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं बना पाए। लेकिन धन्य है सुश्री बहन कुमारी मायावती और धन्य है मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब को इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उसका चुनाव चिन्ह हाथी को निश्चित किया। और हाथी को विश्व के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4-4 बार अपनी सरकार बनाई। सर, लेकिन कहाँ से कमियां हुई? अभी 2022 में आपका चुनाव हुआ, 10 मार्च को मतगणना हुआ, तो इसमें पार्टी को बहुत करारी हार देखना पड़ा। यह स्पष्ट सी बात है कि इससे हम लोगों को इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि 1967 में जनसंघ पूरे भारत में केवल 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते। यही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है जो 1984 में पूरे देश में केवल 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते। यही कांग्रेस पार्टी है जो सेंट्रल में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी। लेकिन 77 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। लेकिन 80 के चुनाव आते आते उसकी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बन गई। तो ऐसी घटनाएं बहुत सी पार्टियों के साथ हुआ है। मेरे साथ जो हुआ है उसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस को हराने के लिए 77 में जनता पार्टी बनी, जो सारी देश की पार्टियां इकट्ठा हुई। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, चूँकि लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी, सर्वजन हितकारी, सर्व समाज का उत्थान चाहती थी और महापुरुषों का सम्मान चाहती थी, इसलिए जिन लोगों को हमारे महापुरुष नहीं पसंद थे, भारत के महापुरुष नहीं पसंद थे, उन लोगों ने दिल से इकट्ठा होकर सपा, भाजपा, कांग्रेस, मनी मीडिया माफिया, ये पांचों शक्तियां इकट्ठा होकर उनका केवल एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि चाहे आप जीतो चाहे हम जीते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी न जीते। गांव में कहावत है कि एक के दू लागेन और के दऊ लागेन। जहां पर इतनी सारी पार्टियां इकट्ठा हुई है और आज इसका पर्दाफाश हो चुका है। आज इसका पर्दाफाश हो चुका है कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो महाराष्ट्र, आपको जानकारी होना चाहिए कि जब 3 जून 1995 को बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है तो कांग्रेस मजबूर होकर भारत में 9 राज्यपाल चमारों को बना देती है, 9 राज्यपाल बना देती है। बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए महाराष्ट्र में 18 साल तक आंदोलन चला, मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और मान्यवर कांसीराम साहब 15 मार्च को 1994 में शिवाजी पार्क में जब रैली का आयोजन करते हैं तो यही जो है
शरद पवार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मांग हो रही थी महाराष्ट्र में अम्बेडकर विश्वविद्यालय का, लेकिन कांग्रेस ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ बना दिया? लखनऊ बना दिया, क्योंकि मास्टर चाबी बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे छुपाना चाहती थी। मानवर काशीराम कहा कि मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र में, और 14 मार्च को ही मानवर काशीराम जब पहुँचे, उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय कर दिया। ये हनक थी बहुजन समाज पार्टी का, ये प्रभाव था, ये साइड इफेक्ट था कि बातें तो यहाँ होती थी लेकिन पूरे देश में इसकी दहशत थी। तो पूरे देश के गुंडा, माफिया, पूंजीपति, पत्रकार, कलाकार, टीवी, टेलीविज़न, सिनेमा और सपा, भाजपा, कांग्रेस आदि सब मिलकर आप देख रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश की बहू भाजपा का प्रचार कर रही है, अखिलेश के पूरे रिश्तेदार भाजपा में हैं, तो क्या है। लेकिन मुलायम से, अरे भाई अखिलेश की भय हुई ना, तो कहने का तात्पर्य, अरे भाई रिश्ते में तो इस प्रकार, चूँकि इस देश में भारत की संविधान को चाहती है और लागू करना चाहती है, तो इस देश के संविधान विरोधी इस देश में बहुजन समाज पार्टी को रोकना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्यों भाई दूसरे पार्टी के लोग संविधान नहीं मानते हैं। हमने कहा अगर दूसरे पार्टी के लोग संविधान मानते तो कभी अपनी घोषणा पत्र नहीं जारी करते। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र नहीं जारी करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहती है कि भारत के संविधान में बाबा साहब ने वो बातें लिखी है कि आदमी पैदा होने से लेकर दुनिया से विदा तक होने तक की पूरी व्यवस्था है। भारत का संविधान कहता है इस देश में कितने वर्ष के आयु के बच्चे को विद्यालय जाना चाहिए। भारत का संविधान कहता है इस देश के सभी बच्चे जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक है उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश में हर नौजवान, संविधान कहता है इस देश में कोई व्यक्ति आवास के अभाव में न रहे, संविधान यह कहता है इस देश में कोई भूख से ना मरे, संविधान यह कहता है कोई दवा के इलाज के अभाव में न मरे। लेकिन ये जो विरोधी पार्टियां हैं जो संविधान को नहीं मानती हैं, कहीं चावल गेहूं का नारा देती हैं। कभी आपने सोचा गेहूं के बारे में? ये 5 किलो जो गेहूँ फ्री देते हैं, जबकि अंत्योदय कार्ड पर 100 रुपये में 35 किलो राशन मिलता था, तो कै रुपये का पड़ा गेहूँ? कै रुपये का पड़ा ही कल्पना करिए कि 35 रुपये आपको 100 रुपया मिलता था। क्या उन्होंने माफ़ किया? एक परिवार में 3 किलो गेहूँ 15 किलो गेहूँ दे रहे हैं, जहां 35 किलो मिलता था उसको 100 रुपये में। तो कौन सा उन्होंने कुछ काम किया? ये तो केवल उलझाने के लिए, आपका सत्ता शासन से मन भटकाने के लिए, इस देश को कायर और काहिर बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी चाहती थी कि हम अपने नौजवानों को इतना रोजगार दे दें, इतना काम दे दें कि 20 नहीं 30 रुपया किलो बढ़िया वाला गेहूँ खरीद के खाएँ और बढ़िया कार में चलें। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि अपना खाली भाई समाज को बर्बाद करने के लिए, गर्द में ले जाने के लिए तमाम अनुपयोगी योजनाओं का पालन करते हैं। गुंडागर्दी का आलम देख रहे हैं, चाहे राजस्थान में देख रहे हैं, जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। आज संत रविदास नगर भदोही में एक शिक्षक, एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी जाती है। तो आए दिन मैं तो कहता हूं कि हर 12 मिनट में एक दलित की हत्या हो रही है, हर 30 मिनट में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। ये देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, और इस अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए मैं तो आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग समाज का सही मार्गदर्शन करें, सही आईना दिखाएं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ इस देश की 90% जो मीडिया है, जिसे आज गोदी मीडिया कहते हैं, वो पूरा का पूरा बिक गई है। क्योंकि मानवर काशीराम ने अपने बहुजन समाज पार्टी स्थापना काल में कहा था कि ये मीडिया हमारे लिए 2 काम करेगी, फर्स्ट राउंड में ब्लैक आउट करेगी और सेकंड राउंड में ब्लैकमेल करेगी। पहले तो हमें वो दिखाएगी नहीं, और जब दिखाएगी तो उसमें कुछ वो बातें दिखाएगी जो हमारे बात कही हुई बातों को काट और छांट के दिखाएगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।